अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, और इसमें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आना। ठीक हो गया? तो इसमें आपको कितने MCQ आने हैं? 2 MCQ इस टॉपिक में से आने हैं। कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 MCQs आने हैं, वरना बाकी सारे चैप्टर्स में से तकरीबन एक MCQ है। तो ये वो चैप्टर है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है? तो अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से 2 MCQ हैं। हमारा एक भी MCQ गलत नहीं होना चाहिए अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए। तो इसमें से तो 2 MCQ हैं। ठीक है? और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की भी काफ़ी तादाद है। चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। बहुत मज़े का टॉपिक है, आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ताकि आपको बात मेरी अच्छी से समझ आ सके, जो मैं आगे समझाऊँ। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेल है, खूबसूरत सा सेल है मेरा। ठीक है? ठीक हो गया? ये मैं अपने सेल की बात कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। ये भी कोई एक सेल है मेरी बॉडी का। अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हर वक्त ये काफ़ी ज़्यादा बेतहाशा केमिकल रिएक्शंस आपकी पूरी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। याद है आपको? आप मेटाबॉलिज्म, आप 9th क्लास बायोलॉजी में जाएं और एंजाइम वाला जो चैप्टर है ना, उसको थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें। उसमें हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म क्या था, उसकी क्या डेफिनेशन थी? उसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन थी ना 9th क्लास बायोलॉजी की बुक की, वो ये थी: इट इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। ये डेफिनेशन आपकी बुक की थी, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के जितने अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन योर बॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब आपकी पूरी बॉडी है ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी है। ठीक हो गया? इस पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सही हो गया, पूरी बॉडी सेल्स मिलके बनी हुई है। तो सारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसा ही था ना? ठीक हो गया? अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सही हो गया? ऑल केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन योर बॉडी। ठीक हो गया? इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है, ये आपका पिछला ही नॉलेज हम रिवाइज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं मैं बता रही। ठीक हो गया? मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 तरह का होता है, याद करें, मुझे अब खुद ही बताएं। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ऐसा ही था ना? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें कट होती हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसा ही था ना? बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। मान लो सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बस जो केमिकल रिएक्शन आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक हो गया? मान लो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है, जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूटना है। सही हो गया? या मान लो सेल के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सही हो गया? तो ये जो रिएक्शंस हुए, इन रिएक्शंस के नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनती हैं, इनको क्या कहते हैं? ये प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही होता है ना? याद है आपको केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स एक्ट करते हैं, वही सारी कहानी। सब ये जिस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और जब वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं तो जो नतीजे में चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये वाली जो होंगी मेरी प्रोडक्ट्स होंगी। सही हो गया? ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक? अब इसमें से खुद ही सोचिए आप, कुछ प्रोडक्ट्स फ़ायदेमंद होगी, कुछ नुकसानदेह होंगी। ऐसे ही होगा ना? सारी प्रोडक्ट्स तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदेमंद मिले। कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूज़फुल मिलेंगी, कुछ आपको हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जी स्टूडेंट्स, पॉज कर लें। ये वाली आपकी यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाली आपकी हार्मफुल प्रोडक्ट है। सही हो गया? तो ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट होगी, ये किस प्रोसेस के नतीजे में आपको मिली है? ये आपको मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मिली है। तो इस प्रोसेस को करेंगे, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को कहेंगे ये एक वेस्ट चीज़ है। ये एक वेस्ट चीज़ है ना? हार्मफुल प्रोडक्ट, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होती है वो वेस्ट ही होती है। तो चूँकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपको मिली है, मेटाबॉलिज्म हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसके नतीजे में ये चीज़ आपको मिली है, इसलिए इसको कहते हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये मैं अपने से बात नहीं बता रही, आपकी बुक में लफ्ज़ मेटाबॉलिक वेस्ट लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपकी बुक के अंदर उन्होंने मेटाबॉलिक वेस्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है, अगर वेस्ट है तो वो
फालतू होगी, हार्मफुल होगी, तभी तो वो वेस्ट है ना। तो मेटाबॉलिज्म हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ फ़ायदेमंद प्रोडक्ट बनी, कुछ फजूल प्रोडक्ट्स बनी, वेस्ट प्रोडक्ट बनी। अब ये जो मान लो ये वेस्ट प्रोडक्ट थी, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बनी है, ठीक है, इसको कहेंगे चूँकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनी है तो ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। सही हो गया, तो इसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब आप मुझे बताएं क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है। याद है आपको सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक वेस्ट गैस होती है ना, ऐसे ही होता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है सेल के अंदर, मुझे बताएं। ऐसे होता है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है, ये बात तो हम बेइंतहा बार कर चुके हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ने टूटना है और क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, वाटर बनना है और एटीपी बननी है। ऐसे ही होता है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी तो एक वेस्ट गैस है, ठीक हो गया। तो ये भी चूँकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनी है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसके नतीजे में बनी है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक। लेकिन ये ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम ने बॉडी से बाहर निकालना है, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हमने अब बात करनी है, फॉर एग्जांपल वो कहता है आपने क्या किया, ऐसी सब्सटेंस खा ली जिसमें प्रोटीन थी। ये आपका स्टमक मैंने बनाया है, ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सारी, ठीक। मान लो आपने अंडे खा लिए, आपने गोश्त खा लिया, आपने दालें खा ली, आपने फलियाँ खा ली, ये ऐसी चीज़ होती है जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रोटीन जाएगा, याद है आपको, इसने एलिमेंट्री कैनाल में जाना है, जाके इस प्रोटीन के टुकड़े कर करके हमने इसको छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में तोड़ देना है। अब ये अमाइनो एसिड्स यहाँ से आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे। अब आपका मान लो ये मैंने आपका ब्लड बना दिया, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये मान लो आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर अब हमने इन अमाइनो एसिड्स को एंटर करवा देना है, ये अमाइनो एसिड सारे ब्लड के अंदर चलेंगे। अब इतने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स है, इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स को तो बॉडी इस्तेमाल कर लेगी और अपनी चीज़ें बना लेगी। क्या अपनी चीज़ें बना लेगी, आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, तो बॉडी ने इन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके एंजाइम बना लिए, ठीक हो गया। लेकिन इतने और भी अपनी चीज़ें बना ली जो बॉडी बनाना चाहती थी, एंजाइम बना लिए। फिर आगे अब जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। हार्मोन्स छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, ये बनते हैं इन्हीं अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ कर, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, सपोज कर लो ये अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा आपने प्रोटीन खा ली, या ठीक है, या बॉडी ने एंजाइम भी बना लिए, हार्मोन भी बना लिए, अमाइनो एसिड बच गए हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स है ना, बॉडी इन अमाइनो एसिड को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करती। हालांकि जब ग्लूकोज ज़्यादा हो या फैट ज़्यादा हो, याद है आपको, तो बॉडी इन दोनों चीज़ों को अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है। ग्लूकोज को लीवर में स्टोर कर लिया जाता है, फैट को स्टोर करके बंदे की ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है, मोटा होना शुरू हो जाता है वो। लेकिन जब अमाइनो एसिड्स ज़्यादा तादाद में हो ना, एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा तादाद में हो, बॉडी उनको अपने अंदर स्टोर नहीं करती, उनको चाहती है कि अपनी बॉडी से निकाल दे, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। तो अमाइनो एसिड्स को बॉडी कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी, कैसे निकालेगी। याद है आपको, हमने लीवर, रोल ऑफ लीवर में पढ़ा था कि इन अमाइनो एसिड्स को लीवर के पास भेज दिया जाएगा। ये आपका लीवर है, ऐसे करके लीवर होता है ना। अब ये लीवर के पास अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। लीवर, आपको पता है इन अमाइनो एसिड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, आप मुझे खुद ही बताएं। ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ और ये आपको नज़र भी आ रहा हो, ठीक है, ऐसा करके इन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब बॉडी लीवर ने क्या करना है, इन अमाइनो एसिड्स का ये वाला जो पार्ट होता है इसको लैदा कर देना है, इस पार्ट को लैदा कर देना है, ठीक। लीवर ने इस पार्ट को इस्तेमाल करके अपनी काम की चीज़ें बना लेनी है। इवन लीवर, आपको जान के हैरानगी होगी, इवन लीवर ने इस पार्ट को इस्तेमाल करके इवन अपना ग्लूकोज बना सकता है। लीवर इसको इस्तेमाल करके अपनी बहुत सी फ़ायदेमंद एनर्जी ले सकता है इससे, ठीक हो गया, इस वाले पार्ट से। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, जो अमाइनो ग्रुप है, लीवर ने क्या करना है, इस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देना है अमोनिया के अंदर। अमोनिया के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, सिंपल, लीवर ने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, वो अमोनिया बन गया। सही हो गया। अब ये जो अमोनिया बना है ना, एक बहुत ख़तरनाक सब्सटेंस है, बहुत ख़तरनाक। और दूसरा, ठीक है, तो इसको कम ख़तरनाक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए लीवर ने क्या करना है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देना है यूरिया के अंदर, ठीक। यूरिया जो है ना, ये कम ख़तरनाक सब्सटेंस है, ये सारा काम लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक हो गया। तो लीवर ने क्या किया, यूरिया बना दिया। सही हो गया। अब ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। सही है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट ही है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बना है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म ही हुआ है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ये पूरा केमिकल रिएक्शन ही चल रहा है, तो इसलिए इसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। इसलिए आपकी बॉडी में यूरिया को मेटाबॉलिक वेस्ट कहा हुआ है, सॉरी, आपकी बुक में
ये देखें आपकी बुक में उन्होंने यूरिया को मेटाबॉलिक वेस्ट कहा हुआ है, सही हो गया। तो यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी इसको अपने अंदर नहीं रख सकती। अब कैसे इसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। ये किडनीज़ निकालेंगी। कैसे किडनीज़ निकालेंगी, ये यूरिया किडनी के पास कैसे पहुँचेगा, ये हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें चल कैसे रही हैं बॉडी के अंदर, ठीक हो गया। अब आपको पता है लीवर के पास एक हिपैटिक आर्टरी आई थी, याद है आपको, हिपैटिक आर्टरी आई थी। आर्टरी का क्या काम होता है, लीवर के सेल्स को ऑक्सीजन देना, ग्लूकोज देना। ये मान लो हिपैटिक आर्टरी आई थी, इसने लीवर के सेल्स को ऑक्सीजन दे दी, ग्लूकोज दे दी, ठीक। और फिर लीवर के अंदर से अब सेल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सेल की वेस्ट प्रोडक्ट थी, उनको बाहर ले जाना है एक वेन ने। उस वेन को कहते हैं हिपैटिक वेन, याद है आपको, हिपैटिक वेन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। हिपैटिक वेन क्या करती है, लीवर के सेल्स, लीवर भी तो सारे सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक हो गया। ये छोटे छोटे सेल ही लीवर को बना रहे हैं। तो लीवर के जो सेल्स हैं, उन सेल्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा हिपैटिक वेन ने बाहर ले जाना है। अब जब हिपैटिक वेन जारी होगी ना, तो लीवर कहेगा हिपैटिक वेन तुमने मेरा वेस्ट प्रोडक्ट तो लेके जाना ही जाना है, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड, मेरा सारा वेस्ट प्रोडक्ट, तो तुम यूरिया भी ले जाओ, यूरिया भी तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको भी तुम अपने अंदर ही ले जाओ। तो लीवर ने क्या करना है, जो यूरिया ना वो भी इसी के अंदर डालना शुरू कर देना है। तो मान लो अब ना मैं पिंक कलर से यूरिया बनाऊँगी, जहाँ जहाँ पिंक, मैं यूरिया के लिए हमेशा पिंक कलर इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो ये सारा यूरिया है, ठीक हो गया। तो ये पिंक कलर वाला यूरिया है जो हिपैटिक वेन में डाल दिया गया है। अब आपको पता है क्या, पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि हिपैटिक वेन जो होती है, ये देखें, ये लीवर है, लीवर से हिपैटिक वेन निकलती है, वो इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर एंटर करती है। ये देखें, इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर करेगी, इन्फीरियर वेना कैवा फिर जाके कहाँ पे एंटर करेगा, आप मुझे खुद बताएं। पिछला चैप्टर अगर आपने मेरे से डिटेल में पढ़ा है, इन्फीरियर वेना कैवा ने जाके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड डाल देना है। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर यूरिया भी है, वही यूरिया जो लीवर ने हिपैटिक वेन में डाला था, ऐसे ही है ना। अच्छा, मैं इधर ही आपको बना दे दिखा देती हूँ। अब हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन ने जाना है अपना ब्लड इस इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देना है। ये IVC मैं इन्फीरियर वेना कैवा लिख रही हूँ। अब इस ब्लड के अंदर यूरिया भी घूम रहा है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही हो गया। इस ब्लड के अंदर यूरिया भी घूम रहा है। अब ये इन्फीरियर वेना कैवा वाला ब्लड जिसमें अभी यूरिया भी घूम रहा है, ये ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। तो सोचें इस ब्लड के अंदर फिर यूरिया आ गया, ठीक हो गया। फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, यूरिया फिर यहाँ पे आ गया। फिर इस ब्लड को यहाँ पे भेज दिया जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और पल्मोनरी ट्रंक से आगे 2 पल्मोनरी आर्टरीज बनती हैं। ऐसे ही होता है ना। अब यूरिया सारा यहाँ पे घूमी जा रहा है। फिर लंग्स के अंदर ये ब्लड आता है, 2 लंग्स के अंदर। लंग्स ने इस ब्लड को साफ़ करना है। इस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देना और ऑक्सीजन ऐड कर देनी है। इस ब्लड को साफ़ कर देना है। ये ब्लड साफ़ तो हो गया, लेकिन अभी भी उस ब्लड के अंदर यूरिया है, यूरिया नहीं निकल रहा, क्योंकि यूरिया को निकालना सिर्फ किडनी का काम है। अच्छा, अब क्या होगा, ये यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना, यूरिया के गंदे गंदे मॉलिक्यूल पिंक कलर वाले अभी भी ब्लड के अंदर मौजूद हैं। अब ये ब्लड वापस आएगा दोनों लंग्स से, किसके ज़रिए से, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से। लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, इस ब्लड के अंदर अभी भी यूरिया है। पल्मोनरी वेन से ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ गया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, उस ब्लड के अंदर अभी भी यूरिया है। ये सारे यूरिया के मॉलिक्यूल, ये सारे यूरिया के मॉलिक्यूल हैं। ये ब्लड अभी जैसे एओर्टा में जाएगा, याद है आपको, और एओर्टा के अंदर जो ब्लड आया है वो साफ़ तो हो गया है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बन गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर यूरिया है, यूरिया हर जगह फिरी जा रहा है, सही हो गया। अब आपको याद है, अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होने वाली है। अब आपको पता है एओर्टा ने आगे जाना जाके डिवाइड होना है। किस में डिवाइड होना है, छोटी छोटी ब्रांचेस देनी है। एओर्टा से एक ब्रांच निकलेगी, किडनी की तरफ जो जाएगी उसको कहते हैं रीनल आर्टरी। ये देखिए रीनल आर्टरी, इस रीनल आर्टरी, ये जो किडनी के अंदर जाएगी ना, इस रीनल आर्टरी के अंदर अब यूरिया, इस रीनल आर्टरी के अंदर भी यूरिया है, क्योंकि जो सारा यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उस सारे ब्लड के अंदर यूरिया है। क्योंकि ठीक है, अगरचे साफ़ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरिया अभी भी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से किडनियाँ, ये देखें ये, और इसने एक ब्रांच किडनी को दे देनी है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। तो जो ब्रांच किडनी की तरफ गई रीनल आर्टरी, उस रीनल आर्टरी के अंदर भी यूरिया है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर 2 किडनीज़ बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ये किडनी मैंने बना दी और एक मैंने यहाँ पे ये 2 किडनी बना दी, ठीक है। अब जब खुद ही बताएं, जब ऊपर से एओर्टा आया, ठीक है, और एओर्टा ने इसको ब्रांच दी, ये जो ब्रांच एओर्टा ने इसको दी, इसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ़ ब्लड है, लेकिन इस ब्लड के अंदर अभी भी यूरिया फिर रहा है, क्योंकि यूरिया को भी किसी ने बाहर नहीं निकाला। ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पिंक यूरिया के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी तरफ जो ब्लड गया उसके अंदर भी यूरिया के मॉलिक्यूल्स
मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब किडनी कहेगी भाई यूरिया पूरी बॉडी के अंदर घूमी जा रहा है, इस यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, फजूल चीज़ है, इसको निकालो बॉडी से बाहर। किडनी का क्या काम है? इस यूरिया को पकड़ के बॉडी से बाहर निकालना। अब किडनी क्या करेगी, ये जो इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना रीनल आर्टरी के ज़रिए से, ये रीनल आर्टरी थी, ठीक है, ये रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी के ज़रिए से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इस किडनी के पास, इस किडनी ने क्या काम करना है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से यूरिया उठाना है और उस यूरिया को लेना है। उस यूरिया को किडनी ने ले लिया, ठीक है, ये किडनी है, इस किडनी ने क्या किया, उस यूरिया को ले लिया और थोड़े से पानी में इसको घोल दिया, पानी में मिक्स कर दिया, तो ये यूरिन बन गया। इस तरह किडनी यूरिन बनाती है। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस किडनी को थोड़ा बड़ा करके दोबारा दिखा दूँ, ये किडनी है, ठीक है, ऐसे करके किडनी की तरफ क्या हुआ था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था रीनल आर्टरी के ज़रिए से, लेकिन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर छोटे छोटे यूरिया के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो इस रीनल आर्टरी के दो काम हैं। ये जो रीनल आर्टरी है, एक तो रीनल आर्टरी के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, इस ब्लड के अंदर मेरा ग्लूकोज है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इस ब्लड के अंदर मेरे यूरिया मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं। किस चीज़ की वेस्ट प्रोडक्ट हैं? वो जो मैंने अमाइनो एसिड को लीवर के अंदर तोड़ा था उससे बना था यूरिया। उस यूरिया को अभी हम बॉडी से ना बाहर निकाल पाए, सही हो गया। अब किडनी वो काम करेगी। किडनी ने क्या करना है, इससे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इससे वो यूरिया ले लेना है किडनी ने, ठीक है। किडनी ने देखें, ये किडनी ने यूरिया ले लिया, ऐसे करके ये यूरिया ले लिया, पकड़ लिया, इस ब्लड में से यूरिया छीन लिया, भाई मुझे दे दो यूरिया, किडनी कहेगी, ले लिया और उस यूरिया को थोड़े से पानी में घोल दिया, थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया। अब ये क्या हुआ, यूरिन बन गया है। यूरिन वही जो आप यूरिनेट करते हो, ठीक हो गया, ये आपका यूरिन है जिसको, ठीक हो गया। इस तरीके से किडनी ने यूरिन बनाना है, सही हो गया। तो इसी तरीके से ये जो किडनी है ना, ये देखें कितना अच्छा काम कर रही है, फ़िल्टर करती है। देखें जो ब्लड इसके पास आया, इसने उस ब्लड की छानबीन करनी है, इसने देखना उस ब्लड के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल तो नहीं है। कोई वेस्ट मटेरियल है, मुझे वेस्ट मटेरियल दे दो। जो चीज़ तुम्हारे पास, इसने ब्लड को कहना है जो चीज़ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना, जो वेस्ट मटेरियल मुझे दे दो, एक्स्ट्रा पानी है मुझे दे दो, कोई एक्स्ट्रा साल्ट है अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट मुझे दे दो। जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखनी बॉडी ने अपने अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आई, किडनी ने क्या किया, उस एक्स्ट्रा चीज़ को पकड़ लिया और पकड़ के उसे थोड़े से पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया और यूरिन बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। और ये काम कैसे होता है, किडनी के पास जो रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, ये किडनी के पास जो रीनल आर्टरी आई थी इस अयोटा से निकलकर, ये रीनल आर्टरी, ये वाली, उस रीनल आर्टरी के अंदर जो आर्टरी है, ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो उस ब्लड को फ़िल्टर किया है किडनी ने, उस ब्लड की छानबीन की है और उस ब्लड के अंदर जो इसे किडनी को लगा कि वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी में नहीं घूमनी चाहिए, उसको खुद पकड़ लिया और पकड़ के पानी में डाल के घोल के उसका यूरिन बना दिया। और वो यूरिन आपको पता है बॉडी से बाहर निकल जाएगा अब, तो इस तरीके से वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगी। यही बात अब आपकी बुक में उन्होंने लिखी हुई है। देखें, ये स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं अब हमने ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है, अब हमें चीज़ों को पढ़ने में आसानी होगी, बहुत आसानी, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं यूरिनरी सिस्टम जो होता है इसने रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर वाला इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है, उस ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड रहें, कोई एक्स्ट्रा वाटर ना हो, एक्स्ट्रा साल्ट ना हो। याद है ना, आपने ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ी है, आपको पता है ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ ये वाले साल्ट होने चाहिए, और वो भी कुछ अमाउंट में, सिर्फ वो साल्ट 1% होने चाहिए, ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो किडनी कहेगी मुझे दे दो, मैं उसको ले लेती हूँ और लेके पानी में थोड़ा सा घोल के यूरिन बना दूँगी, मैं बॉडी से बाहर निकाल दूँगी। इसी तरीके से आपको पता है आपके प्लाज्मा के अंदर सिर्फ इतना पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी ना हो। आपका जो ब्लड है वो सिर्फ 5 लीटर होना चाहिए, ज़्यादा ब्लड ना हो। 5 लीटर मतलब मान लो मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, गर्मियों के दिन थे, मैं पानी पी जा रही हूँ, तो ब्लड 5 लीटर ही रहे, वो पानी सर आपके बॉडी में जा रहा है ना, तो ये ना हो कि 7 लीटर बन जाए, 8 लीटर बन जाए, क्योंकि मैं पानी पी जा रही हूँ, तो उसको 5 लीटर ही रखना है ब्लड को, बस जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। याद है ना, आपने नोट किया होगा जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपको ज़्यादा यूरिन आता है, क्यों? क्योंकि किडनी कहती है तो एक्स्ट्रा पानी है, निकालो उसको बॉडी से बाहर, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही पानी रखना है जितना पानी प्लाज्मा में होता है, जो कि 90 to 92% होता है, ये बात आपको पता है।
तो इस तरीके से किडनी ने, यूरिनरी सिस्टम ने काम करना है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपकी किडनीज़ आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। वो कहता है ये यूरिनरी सिस्टम जो है, जो जिसमें आपकी किडनीज़ भी आती हैं, उन्होंने इस बात को यकीनी बनाना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपकी बॉडी की, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट और जो एक्सेस सब्सटेंसेस हैं, याद है ना एक्सेस सब्सटेंसेस में हमने अमाइनो एसिड्स की बात की। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं तो बॉडी उनको बाहर निकाल देती है। इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उनका बॉडी में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी में पड़े रहे, खुद ही सोचें, वेस्ट चीज़ अगर आपके घर में पड़ी रहे तो वो क्या करेगी, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना, वो नुकसान ही करवाएगी। इसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर आपके वेस्ट मटेरियल जमा होता रहा तो पेशेंट को थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी। खुद ही सोचें, पानी जो है एक्स्ट्रा, आप पानी पी जा रहे हो, आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा, आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जा रहा है, तो आपकी बॉडी तो फूलना शुरू हो जाएगी। सही हो गया? तो ये तो सही बात नहीं है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, वो ये काम करेगा। तो वो कहता है इस चैप्टर में हमने यूरिनरी सिस्टम की बात करनी है और हमने किडनीज़ के डिसऑर्डर्स की बात करनी है। जी स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में, इसमें मैंने आपको सारा इंट्रो दे दिया, अब अगले लेक्चर में हम सारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा अगर आपने वो इंट्रोडक्शन ले लिया होगा। ठीक हो गया? अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।